हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी तूफान। आज हम पढ़ने वाले हैं बजट, जो कि लेक्चर नंबर 2 है, उसका पार्ट 13 या 14 हो सकता है। ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा कि ये फाइनल पार्ट है। उसके बाद और बजट के लेक्चर्स नहीं होंगे और हम ऑलमोस्ट 13 से 14 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। जितना भी हम बजट पढ़े हैं अभी तक, वो यूपीएससी लेवल से लेकर नीचे के पूरे एग्जामिनेशन के लिए बहुत काफ़ी है। यूपीएससी के लिए ही मैं बहुत एडवांस लेवल में पढ़ा चुका हूँ बजट। सो दोज हु स्टूडेंट्स वर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो यू कैन जस्ट रिलाई ऑन दिस लेक्चर्स। आप रिलाई कर सकते हैं लेक्चर्स के ऊपर और आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का मेंस मेंटरशिप 2024 या 2025 के लिए, 2024 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, 2025 प्रीलिम्स का मेंस मेंटरशिप, पीएसआईआर लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप, करंट अफेयर्स वीकली टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी, ओनली फॉर यूपीएससी करंट अफेयर्स वीकली टेस्ट सीरीज। उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपके एक नंबर होगा, वो नंबर पे आप मैसेज या कॉल करिए, मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा। हम उसके जो भी कोर्सेस है, जो भी मॉड्यूल्स है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे एंड आई विल गिव यू द डिटेल्स अबाउट इट एंड वी कैन स्टार्ट अवर प्रोसेस। ठीक है, चलिए। हम 3 दिन से लगातार बजट पढ़ रहे हैं। उसके ऊपर मैं एक सेंसस का शॉर्ट्स अपलोड कराऊंगा। सेंसस का शॉर्ट्स में देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर शॉर्ट में मैं एक एमसीक्यू डाला हूँ। तो आपका काम क्या है, वो शॉर्ट्स में जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू आप करना है और कमेंट सेक्शन में आपका आंसर देना है। एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी हम शुरू करेंगे जिससे आपकी जो थिंकिंग पावर है वो बढ़े और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी टॉपिक आपने अनकवर नहीं की है। मैं एक एमसीक्यू आपको दूंगा, फिर वो एमसीक्यू आपको अगर करना नहीं आया तो मतलब क्या है इसका, वो आप अभी तक टॉपिक नहीं करे हैं। जैसा कि मैं सेंसस के बारे में 4 शॉर्ट्स बनाया, बेसिकली 4 से 5 मिनट के एक शॉर्ट से, नथिंग बट 5 से 6 मिनट के शॉर्ट से पूरे। ओके, डिफरेंट शॉर्ट से, मगर उसमें इतना डेटा मैंने पोर किया है, वो ऑलमोस्ट लाइक अगर कोई एक्सप्लेन करेगा तो 15-20 मिनट में एक्सप्लेन करेगा। मैं 4 से 5 मिनट में आपको बता दिया हूँ। जो भी वो सेंसस के जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और फीचर्स है वो आपको याद रखने हैं। ऐसा करेंगे अपन, हमेशा एक शॉर्ट्स के ऊपर मैं एमसीक्यू दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे करने की ट्राई करिए और वो टॉपिक अगर आपको पता नहीं है तो वो टॉपिक आप पढ़ लेना। उस तरह से भी आपकी मेंटरशिप मैं ऑनलाइन इस तरीके से कर सकता हूँ। मेन लेक्चर्स में इसलिए मैं एमसीक्यू नहीं देता हूँ क्योंकि उसका एक प्रोग्राम सीधा लॉन्च करने वाले हैं फरवरी 15 से लेके, वैलेंटाइन डे का ऑफर चला के फरवरी 15 से लेके अपना मई 24 जो यूपीएससी प्रीलिम्स होता है ना, तो वो बेसिकली वो 3 महीने कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम 1 साल के। उसके ऊपर क्योंकि इसलिए भी रुके हैं क्योंकि बजट आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, इंडियन ईयर बुक आने वाला है। उससे पहले करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज चलाना या करंट अफेयर्स के वीडियोस लेक्चर्स देना वो सही भी नहीं होगा। जो प्रायोरिटी टॉपिक्स होते हैं वो पूरे कवर कर लेने चाहिए, तो इसलिए भी वो थोड़ा पोस्टपोन किए हैं। तो वो सेपरेट सेशंस आपको लॉन्ग वीडियोस में मिल जाएंगे, बट शॉर्ट वीडियोस में आप ये काम करिए, शॉर्ट्स देखते रहिए। शॉर्ट्स के पहले सबसे पहले जो मैं एक पिक्चर लगाता हूँ एमसीक्यू की, वो एमसीक्यू करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए। जो लोग मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उनको तो पता है हम पढ़ क्या रहे हैं। हम बजट का कंप्लीट खट्टा छिट्टा पढ़ रहे हैं। ठीक है, बजट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक रिकैप कर लेंगे, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपको नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, एनी हाउ मैं प्रोनाउंस तो कर ही रहा हूँ। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, उसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं। कैपिटल पार्ट में कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन, पूरे डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन हम ये चार्ट पढ़ चुके हैं। उसके बाद में डायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट, ये भी हमारा हो चुका है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन, ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट, ये पूरे हम पढ़ चुके हैं लास्ट 3 क्लासेस में। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, लास्ट 3 क्लासेस, अगर आपको 2 दिन के बाद जो बजट आने वाला है वो बजट में आपको मास्टरी करना है तो आपको ये याद रखना ही होगा।
जितना हम बजट के 13 लेसन्स पढ़ने होंगे, इफ़ नॉट लास्ट 3-4 दिन के लेक्चर्स आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में मैं आपको ये भी समझाया था लैफर्ट्स कर्व भी हुआ हमारा, ओके, दिस वाज आल्सो डन। तो यहाँ तक हमारी स्टडी हुई थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन, उसके बाद में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। थोड़े बहुत जीके फैक्ट से, थोड़े बहुत कमिटी के रिकमेंडेशन से, वो भी हम कंप्लीट करेंगे बाय टुमारो, और फरवरी 1 के लिए रेडी हो जाएंगे और हम आराम से बजट पूरा कर सकते हैं। मैं जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को भी वहाँ पे लिंक करके पीपीटी में बताऊंगा कि देखिए ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी, ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी, सो दैट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी क्लोजेस्ट प्रिसाइज लर्निंग फॉर यू, ठीक है। चलिए, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, नाम में ही दिखता है टैक्स। शादी यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं, शादी हम नहीं करना चाहते हैं। एवेजन का मतलब है किसी को लेके उड़ जाना, ठीक है। तो नाम में ही आपको पता चलता है कि ये ठीक ठीक दिख रहा है, ये उतना ठीक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी ऐसी ही है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कि आप लीगली टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, यू कैन लीगली अवॉइड दी टैक्स, ठीक है। टैक्स इवेजन ऐसा होता है कि आप इलीगली टैक्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो आप अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर आपके ऊपर 1 लाख रुपए का टैक्स लगता है तो वो उसको आप अवॉइड कर रहे हैं। वो अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने जितने भी एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, ये सब भी गवर्नमेंट जो देती हैं वो सब का आप यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करके क्या कर रहे हैं, अपना जो टैक्स बर्डन जो 1 लाख आपको बनना था उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करके कम बन रहे हैं गवर्नमेंट को, और इस तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने को वेज देती है, सोर्सेज देती है, उस तरीके से कम कर रहे हैं। तो ये लीगली अवॉइड करते हैं टैक्स को, इसे कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इसको एथिकल वे ऑफ टैक्स अवॉइडेंस भी कहते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके ऊपर कोई जुर्माना, कोई जेल आपको नहीं होगी, ठीक है। उसका उल्टा है टैक्स इवेजन। मेरे कंपनी को आया है 2 करोड़ प्रॉफिट, विच इज़ नॉट देयर एनी हाउ। वैसे तो हुआ नहीं, वैसा होता था तो मैं आज नहीं पढ़ाता था, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन रख लेता था, ठीक है। 2 करोड़ का यहाँ पे मेरे कंपनी को प्रॉफिट्स हुआ है, तो मैंने क्या किया है, 2 करोड़ गवर्नमेंट को मैंने बताया ही नहीं कि मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मैं गवर्नमेंट को बताया 1 ही करोड़ का है। तो 1 करोड़ में क्या कर रहा हूँ, लोगों से जब भी मैं प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, हार्ड कैश ले रहा हूँ उनसे। मैं बोल रहा हूँ कि अब एक कैमरा बेचना है, 70,000 का कैमरा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 20,000 कैश दे दो भाई, 50,000 आप यूपीआई कर दो। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट को मैं गवर्नमेंट को बता ही नहीं रहा हूँ। और गवर्नमेंट को कैसा पता चलेगा मैं कितना कमाया, मेरे बैंक अकाउंट से, मेरे कंपनी के बैंक अकाउंट से पता चलेगा, राइट। सो बैंक्स आर एनी हाउ कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको वहाँ से निकल जाता है डेटा। तो मैं बैंक में ही पैसे नहीं जा रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट भी यही समझेंगे ना कि चलो भाई इन्होंने इतना ही कमाए हैं, ओके। तो हम जैसा फ्रॉड करके, जिसको फ्रॉड बोलते हैं, इसे छुपा के काम करने को फ्रॉड बोलते हैं। हम इंफॉर्मेशन मिसलीड करते हैं, गवर्नमेंट को प्रॉपर खाता दिखाते नहीं हैं, ओके। इलीगली हम अवॉइड करते हैं, जो गवर्नमेंट हमें सोर्सेस नहीं दी हैं। इस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं। कोई और गलत तरीके से आप टैक्स बचा रहे हैं आपका, तो इलीगली अनएथिकल मीन्स अगर आप यूज़ करते हैं टैक्स बचाने के लिए, तब आप एक वर्ड यूज़ करेंगे टैक्स एवेजन, ठीक है। चलिए, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है अवॉइडिंग टैक्स बाय लीगली और लीगल वे, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स विच इज लॉफुली पेबल, ओके। आपको लॉ के थ्रू इतना पे करना बोल के गवर्नमेंट बोली है, बट आप अवॉइड कर रहे हैं किस तरीके से, लॉफुली, लॉ के थ्रू ही आप अवॉइड कर रहे हैं। किसी तरीके से आप लॉ में जो भी लिखा हुआ है, जो भी प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस को अच्छे से इंटरप्रेट करके वहाँ पे लूप होल्स क्या क्या है, कहाँ पे बचा सकते हैं, ठीक है। और जो लॉ में जो ड्राफ्टिंग में मिस्टेक्स हैं, ओके, वहाँ उसको अब इंटरप्रेट करके बचा रहे हैं, ट्विस्टिंग और इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, ओके, सो दैट आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो, ओके। लीगल वे में कर रहे हैं, इसलिए आपको पनिशमेंट या फाइन्स नहीं रहेंगे, ना जेल होगी, ना आपको जुर्माना बनना पड़ेगा। सो इसका डेफिनेशन है, याद रखिए, लॉफुली आप अवॉइड कर रहे हैं टैक्स बनने के लिए, ट्विस्ट कर रहे हैं लॉ के प्रोविजंस को, ट्विस्ट कर रहे हैं लॉ के ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स को, और लीगल तरीके से कर रहे हैं, इसलिए ना जुर्माना लगेगा ना आपको फाइन लगेगा। वैसे टैक्स इवेजन आप देखते हैं तो ये इलीगल मीन से करते हैं। तो आप यहाँ पे फैक्ट्स छुपाते हैं आपके कंपनी के,
आप झूठ बोलते हैं आपके रिकॉर्ड्स, ओके, आप फ्रॉड करने की नीयत रखते हैं, ओके, कोल्यूजन, आप छुपाने की कोशिश करते हैं, ओके, और किसी तरीके से आप क्या करते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, ओके, अनफेयर मीन से। जब गलत तरीके अपनाएंगे तो ऑब्वियसली इलीगल कहा जाएगा और उस वजह से आपके ऊपर पनिशमेंट भी होगी और पेनल्टी भी लगेगी। सो ये डिफरेंस है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में। चलिए, नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते हैं, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानना है, स्टेट पीएससी होती है ना, ग्रुप 1 ग्रेड 1 सर्विसेज स्टेट के होते हैं ना, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, ओके। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैक्स लाइक डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स या डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी में इतना सिंपल तो नहीं आएगा, बट एमसीक्यू तो आसानी से बना सकते हैं, इसमें एनालिसिस भी बहुत बड़ी सी करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा एनालिसिस हम करेंगे इसमें, आप देखिए। चलो, डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है एक बार अपन देख लेते हैं। अगर इंडिविजुअल मिस्टर एक्स 10 लाख कमाते हैं तो गवर्नमेंट के हिसाब से उनके ऊपर एक टैक्स पड़ेगा, उनके ऊपर ही पड़ेगा और उनको ही बनना पड़ेगा। मतलब क्या है, 10 लाख कमा रहे हैं इसलिए वो टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो इम्पोजिशन किसके ऊपर हो रहा है, मिस्टर एक्स के ऊपर लग रहा है, क्योंकि वो 10 लाख कमा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी 10 लाख कमाते हैं उनको टैक्स बनना है। ओके, मिस्टर एक्स 10 लाख कमा रहे हैं तो उनके ऊपर एक टैक्स लगेगा, और बनना भी किसको है, उन्हों ही बनना है। मीन्स बर्डन भी किसको बेयर करना पड़ेगा, बर्डन इज ऑल्सो बोर्न बाय मिस्टर एक्स ओनली। मीन्स उनके नाम की ही पर्ची गवर्नमेंट में डिपॉजिट होनी है, वो अमाउंट पे जितना टैक्स लगा उतना, ठीक है। सो इम्पोजिशन और बर्डन बोर बाय दी सेम पर्सन, तब हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्सेस। चलिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट है, गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट टैक्सेस मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आता है डायरेक्ट टैक्सेस से, बहुत बड़ा सा पैसा, बहुत बड़ा चंक ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ मनी गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होता है। ये एक है जिससे गवर्नमेंट अपने एम्बिशंस, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं, अपने जो गोल्स होते हैं वो पूरे कर पाती है, ओके। डायरेक्ट टैक्स से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। मतलब क्या है, जो ज़्यादा कमाते हैं गवर्नमेंट उनसे पैसे लेगी, टैक्स ज़्यादा पैसे लेगी, और फिर वही पैसे गवर्नमेंट बाल अमृतम में लगाएगी या पीडीएस में लगाएगी, फिर या जियो पारसी में लगाएगी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में लगाएगी, गरीब कल्याण के लिए लगाएगी, कृषि कल्याण के लिए लगाएगी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लगाएगी, रोड बनाने के लिए लगाएगी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लगाएगी, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ के लिए लगाएगी। सो बेसिकली जिसकी जहाँ पे गवर्नमेंट को इनकम आ रही है वो इनकम जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज होते हैं उनको गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो डायरेक्ट टैक्सेस से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। डायरेक्ट टैक्सेस से रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज भी होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप मेरा एक लेक्चर देखिए जहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ाया हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। हमारे इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड में 3 तरह के टैक्सेशन सिस्टम्स कंट्री फॉलो करती हैं, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ओके। आप ऐसा पढ़िए, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव। मैं ऑलरेडी वो लेक्चर में बता चुका हूँ कि प्रोग्रेसिव से किस तरीके से इनकम इनइक्वालिटीज रिड्यूस होती हैं, रिग्रेसिव से किस तरीके से होती है, प्रोपोर्शनल से किस तरीके से होती है। जब प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव में इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो ही रही हैं, तो फिर किसमें तेज़ी से इनइक्वालिटीज़ कम होती हैं, वो पूरी एनालिसिस आधे घंटे की मैं कर चुका हूँ मेरे लेक्चर में। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पूरे पार्ट्स पढ़ना, ओके। सो डायरेक्ट टैक्सेस से ये कॉमन बात है कि इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होती हैं, फाइन। उसके बाद में गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस जब करती हैं तो उनका एक एम होता है कि वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एस्टेब्लिश करे, जो कि हमारी डीपीएसपी में ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एस्टेब्लिशिंग सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है,
सोशल, सोशल का मतलब है सोसाइटी। सोसाइटी में हर एक के पास मिनिमम नीड्स और वांट्स होने चाहिए। कोई गरीब नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए, हर एक के पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे वो उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ा सके, जिससे वो उनकी ज़िंदगी में जो भी नेसेसिटीज़ और वांट्स होते हैं वो खरीद के आराम से रह सके। जब एक कंट्री इस तरीके से हर इंडिविजुअल को हर अपने नीड्स और वांट सेटिस्फाई करने की एबिलिटी दे देती हैं, तब हम बोलेंगे हमारी कंट्री सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे आ गई है। तब हमारी कंट्री को एक नाम मिलेगा जिसको हम बोलेंगे वेलफेयर स्टेट। मतलब क्या है, all the individuals, or you can say that all the citizens in the country are faring well। faring well का मतलब है सब यहाँ पे इंडिया में नीड्स और वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनके पास उतनी इनकम, उतनी वेल्थ, उतनी तो है ही है। ठीक है, फाइन। तो जब इनइक्वालिटीज, जब अंतर कम होगा, जब गरीब और अमीर के बीच में अंतर कम होगा, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि दोनों इस पायदान पे आ जाएंगे, ये मुकाम पे आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब हर कोई बराबर नीड्स और वांट्स फॉलो कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मगर इतना ज़्यादा ऊपर, इतना ज़्यादा नीचे को सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी नहीं बोलते हैं। नज़दीक आना है, इतना नज़दीक आना है कि हर इंसान हमारे कंट्री में, हर इंडिविजुअल बेसिक नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्सेस से सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी हम अचीव करना चाहते हैं, बिकॉज हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और इनइक्वालिटीज भी रिड्यूस करते हैं। इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हम फॉलो करते हैं। आप जितना ज़्यादा कमाएंगे आपको उतना ज़्यादा हम टैक्स करेंगे। आप 3 लाख कमाएंगे, 2.5 लाख ओल्ड स्कीम में आपको 2.5 लाख आप कमाते हैं तो आपके ऊपर नील रहेगा। क्योंकि सालाना अगर एक घर में जो ब्रेड विनर बोलते हैं, ब्रेड विनर मीन्स मतलब है जो खाना ला के देता है घर वालों को, वो खाना ला के देता कौन है घर वालों को, वो फादर है। सो बेसिकली फादर को बोलते हैं कि उन्होंने वो ब्रेड विनर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक फादर और उनकी वाइफ है और 2-3 बच्चे हैं उनके, तो एक फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हो गई है। फादर जब कमाने जाते हैं तो उनकी महीने को 10,000 रुपये आप तनख्वाह समझिए। ठीक है, तो साल की कितनी होगी, 1,20,000। ठीक है, अब 1,20,000 में पूरा साल ये 5 लोग रहना, इनका रेंट, इनका इलेक्ट्रिसिटी, इनका वाटर सप्लाई, बच्चों के बुक्स, इनकी हेल्थ, इनका जो भी इनकी क्लॉथिंग होती है, फुटवेयर होती है, फिर इनका राशन होता है, एक्सेट्रा, 1,20,000 में तो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, 3 लाख 2.5 लाख तक, एक अगर फैमिली 2.5 लाख तक कमाती है तो उनको हम टैक्स नहीं लेंगे। क्योंकि अगर उतना बड़ा ब्रैकेट रखेंगे तो ही क्या होगा, बच्चों की शिक्षा होगी, फिर ये लोग इंश्योरेंस लेंगे, फिर ये लोग पेंशन के बारे में सोचेंगे, फिर ये लोग खुद की बिजनेस एस्टेब्लिश करने का सोचेंगे। इसलिए जो लोग गरीब है उनके लिए अप टू 2.5 लाख नील ही है। ओके, उसके बाद में जो लोग और थोड़ा कमाते हैं तो 5% ज़्यादा लगेगा 5 लाख तक, और थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं तो और ज़्यादा लगेगा टैक्स, और ज़्यादा कमाते हैं और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सो हमारे कंट्री में जितना ज़्यादा प्रोग्रेस होते हैं उतना ज़्यादा आपको टैक्सेशन लगेगा, इसलिए हम फॉलो करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, और ये कोएफिशिएंट भी होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दो, इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दो, कॉर्पोरेट टैक्स का रेट बढ़ा दो, एसटीटी का रेट बढ़ा दो। आप जितना टैक्स रेट बढ़ाएंगे गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा पैसा जब का जब ही आएगा। सो दोनों कोएफिशिएंट है, एक बढ़ा दूसरा ही बढ़ जाता। ओके, एफिशिएंट का मतलब है ऐसा नहीं कि एक आज हम टैक्स रेट को आज बढ़ाए हैं, क्या है आज जनवरी 30, 2024, जनवरी 30, 2024 है आज। सो हम टैक्स रेट जनवरी 30, 2024 को बढ़ाए हैं, बट गवर्नमेंट को पैसे आ रहे हैं मार्च 2024 में। ऐसा नहीं होता है, याद रखिए। टैक्स आज बढ़ाए हैं और पैसे गवर्नमेंट को 3 महीने के बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। दोनों को एफिशिएंट है, मतलब क्या है, ये बढ़ा ये भी बढ़ जाता है, ये बढ़ा ये भी, दोनों साथ ही चलते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, क्योंकि हर महीने गवर्नमेंट को पैसे आने हैं, हर महीना हमें टैक्स बनना है, तो फिर हर महीना गवर्नमेंट को एलोकेशन करने होंगे, रोलिंग एलोकेशंस होते हैं। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस को एफिशिएंट होते हैं। जैसा बढ़ाए टैक्सेस उस तरीके से गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी जब का जब भी विद इन 1 मंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पूरे होते हैं मेरिट्स। इसके ऊपर आप एक आंसर बनाना चाहिए। बेसिकली मेंटरशिप में हम ये क्वेश्चन देते हैं कि व्हाट आर द वेरियस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक्सप्लेन, ऐसा क्वेश्चन देते हैं, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में बच्चे लिखते हैं। ओके,
क्योंकि बोलने का मतलब ये है कि फैक्चुअल बेस्ड अगर आप लिखते हैं क्वेश्चंस तो आपकी एमसीक्यूज प्रीलिम्स इजी होगी। एनालिटिकल बेस तो वैसे भी कराना ही होता है क्योंकि मेंस के लिए। फैक्चुअल बेस भी किस लिए कराते हैं कि अगर यूपीएससी अगर मिस हो जाए तो फिर वही समय पे आपको अगर वही वक्त पे आपको अगर स्टेट की पीएससी भी आ जाती है तो आप उसमें पीछे ना रहें। सो बेसिकली अच्छे से मॉड्यूल बना के रखे हैं, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा होगा। ओके, नाउ डीमेरिट्स देखते हैं। ओके, लॉट ऑफ पेपर वर्क, ठीक है, क्योंकि अभी तक कैसा है बोले तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि जिसकी सैलरी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कट कर लेती है, ऐसा नहीं है। जिसकी सैलरी में से गवर्नमेंट टैक्स ऑटोमेटिकली कट कर लेती है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। सो जिसको भी सैलरी आनी है तो ऑलरेडी कट होके आती है, इस तरीके से नहीं होता है। अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। कोई सुपरमार्केट में काम करता है, कोई मैकेनिक स्टोर में काम करता है, कोई मेरे जैसा ऐसा पढ़ा लेता है। कौन कितना कमा रहा है गवर्नमेंट को नहीं पता है। सो गवर्नमेंट ने सब कुछ चॉइस दी कि आप सबमिट करो। हम सबमिट करते हैं हमारे हिसाब से, फिर बड़े बड़े अकाउंट स्टेटमेंट्स निकालते हैं, फिर गवर्नमेंट को अटैच करके भेजते हैं। वो भेजने के बाद में फिर हम एग्जम्पशंस डिडक्शंस लेते हैं, फिर इंश्योरेंस की कॉपी लगाते हैं, पेंशन का पेपर लगाते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड है तो वो लगाते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट की है तो उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो लगाते हैं। तो बहुत सारे पेपर लगा के गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, ऑनलाइन अपलोड करते हैं। तो गवर्नमेंट फिर वो पूरे पेपर चेक करती है, चेक करके फिर हम फाइल करते हैं कि देखिए मैंने तो 3 लाख बन दिए, बट इसमें से 1.5 लाख रुपए मुझे वापस आने हैं क्योंकि आपने एग्जम्पशन डिडक्शंस दिए हैं। वो एग्जम्पशन डिडक्शंस की बात मैं जो कर रहा हूँ ऑलरेडी पूरे लेक्चर्स, पुराने लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ मैं, आप देख लीजिए। सो मैंने 3 लाख रुपए का टैक्स बनाया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को पूछ रहा हूँ कि 1.5 लाख वापस दीजिए, बिकॉज आपने जो एग्जम्पशंस डिडक्शंस दिए हैं उस हिसाब से मुझे 1.5 लाख वापस आना है। उसके जो भी प्रूफ और एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है मैंने वो लगा के आपको अटैच करके गवर्नमेंट को दे देते हैं। सो गवर्नमेंट वो पूरे क्रॉस वेरीफाई करके आपको वापस दे देती है। उसे ही बोलते हैं IT रिटर्न। इनकम टैक्स पे करने के बाद में आपको कितना रिटर्न आना है आप ही लिखना है। सो उनके लिए भी पेपर वर्क का काम है और हमारे लिए भी बहुत सारा पेपर वर्क का काम है। हमें भी डाउनलोड करना पड़ेगा, प्रिंट निकालना पड़ेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा। सो पेपर वर्क यहाँ पे होता है। टैक्स इवेजन बहुत इजी किया जाता है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ये बोलती हैं कि अगर आप एक हाउस रेंट पे दे रहे हैं, अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा हाउस का रेंट आप ले रहे हैं तो ओनर को चाहिए कि पैन कार्ड्स देना टेनेंट को। जैसे कि अगर मैं किसी घर में रहता हूँ एज ए टेनेंट, अगर मैं 30,000 रुपये किराया बनता हूँ तो उनसे मुझे पैन कार्ड लेना है। बट सोसाइटी ऐसी चलती नहीं है, तो लैंडलॉर्ड आप कितना भी कर लो, ओके, वो नहीं देगा आपको, ओके, पैन कार्ड। तो पैन कार्ड देगा ही नहीं तो फिर वो उसे कैसा पता चलेगा? क्योंकि अब लैंड ओनर को बात बात को तो हम कैश नहीं दे सकते ना, तो हम ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करते हैं। सो फिर उसके बैंक में तो जाएगा, बट इतने लोग हैं गवर्नमेंट के पास, विजय माल्या है, मेहुल चौकसी है, उसके बाद में नीरव मोदी है, ओके, अभी तो हमारे हेमंत सोरेन सर भी झारखंड के सीएम, वो भी पकड़े जाने वाले हैं। तो इतने बड़े बड़े लोगों का स्कैम के ऊपर गवर्नमेंट की ED IT लगे वाली है। हम छोटे छोटे 4-5 लाख का अगर टैक्स इवेट कर लेते हैं तो क्या ही वो अपने को पकड़ पाएंगे, राइट और रॉन्ग? इतनी बड़ी कंट्री है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो उतना ज़्यादा स्टाफ भी होना चाहिए ना। 5-5, 4-4 लाख का स्कैम को पकड़ने के पास गवर्नमेंट के पास भी उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो सो बेसिकली क्या होता है, वो लैंडलॉर्ड पैन कार्ड देंगे नहीं तो हम उनको ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से लैंडलॉर्ड कितना कमा रहे हैं, क्या वो 3 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, क्या वो 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, वो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो टैक्स इवेट करना डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ईजी है। अब मेरी ही बात ले लो, आप 10 लोग हैं, 10 लोग मेंटरशिप लेते हैं, ठीक है, 10 लोग मेंटरशिप लेते हैं, तो फिर मैं गवर्नमेंट को क्या करूँगा? 6 लोग मेंटरशिप लिए बोल के बताऊँगा, 4 लोग के जो पैसे मेरे पास आए हैं वो पैसों से मैं बोलूँगा कि स्मार्ट बोर्ड का रिपेयर चलेगा तो रिपेयर की रिसिप्ट लगा दूंगा। कैमरा, किसी और का कैमरा एक दुकानदार के पास जाके भाई 2,000 ले ले, मुझे फेक बिल दे दे, वो फेक बिल दे देगा मुझे, मैं गवर्नमेंट को लगा दूंगा। सो टैक्स पे करना यहाँ पे बहुत ईजी होता है, एवॉइड करना। लार्ज डेटा बेस नीड टू बी मेंटेन। अब इतने जितने लोग टैक्स बन रहे हैं, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, STT है, DT, कितने ज़्यादा हम डायरेक्ट टैक्सेस पड़े हैं। अब वो हर इंडिविजुअल का वो उतना ज़्यादा डेटा मेंटेन करना कि सैयद शुजातुल्लाह इतना कमाए हैं और इतना टैक्स पे करे हैं, इतना इनका वापस देना है, इनके ये डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा है वैसा है। तो हर पर्सन का डेटा बेस का मतलब है
उसका बेस कितना बड़ा है। तो लार्ज डेटा बेस है गवर्नमेंट के पास, बिकॉज इतने ज़्यादा टैक्स पेयर से उनका डेटा मैनेज करना है। ये डेटा मैनेज करने को ही बोलते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट। मैनेज का मतलब है कि ये बंदा पे करा है नहीं करा है, ये बंदा कितना पे करना था, कितना पे करा है, कितना इसको रिफंड आना था, कितने साल से पे कर रहा है, इसके IT रिटर्न्स क्या होंगे, एक्सेट्रा। सो डेटा तो हम दे देते हैं गवर्नमेंट के पास, उस गवर्नमेंट उसे मैनेज करती है। ओके और एक भी इम्पॉर्टेंट है, नैरो बेस है। हमारी कंट्री में 5 से 7% लोग की टैक्स बनते हैं, बाकी के लोग टैक्स नहीं बनते हैं व्हेन कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस में। रिमेंबर दिस पॉइंट, डायरेक्ट टैक्सेस में खाली नैरो बेस है, मीन 100 करोड़ पॉपुलेशन है, समझिए कि 100 करोड़ पॉपुलेशन है, बस ये 5 से 7% लोग ही टैक्स बनते हैं, जो भी हम डायरेक्ट टैक्सेस देखें ना। ओके, सो 5 से 7% बनते हैं, ये पूरे लोग टैक्स ही नहीं बनते, बिकॉज बहुत सारे लोग टैक्स नेट में आते ही नहीं हैं। क्योंकि अब मैकेनिक शॉप में काम करने वाले के वो भी नहीं आएगा, सुपरमार्केट में काम करने वाले जो भी होते हैं, रिलायंस मार्ट में, डी मार्ट में, उनकी भी सैलरी क्या होगी, 1,20,000 50,000 होगी, तो वो भी टैक्स में नहीं आएंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सलून्स में काम करने वाले होते हैं, थिएटर में काम करने वाले होते हैं, मूवी में डांसर के जैसा काम करने वाले होते हैं, फ्रीलांसर ग्राफिक्स के जैसा काम करने वाले होते हैं, गिग इकोनॉमी वाले होते हैं। ओके, तो ये लोग वैसे भी नहीं बनते हैं। सो बेस क्या है, नैरो, मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कवर्ड इन अ टैक्स नेट। अगर ऐसा पूछा गया तो नैरो है, बट यहाँ पे लार्ज डेटा बेस है, डेटा का बेस लार्ज है, यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ डेटा, बहुत सारा डेटा है लोगों का। 5 से 7% जो भी लोग हैं इनका डेटा बहुत है, ये डेटा की बात हो रही है। नैरो बेस का मतलब है यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, कितने लोग टैक्स नेट में आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सेम टैक्स फॉर ऑल गुड्स। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट देखिए इनकम टैक्स के बारे में। कोई एक IT कंपनी में काम करता है, उसकी जॉब देखो AC में होती है, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। कोई एक सुपरमार्केट में एज ए हमाली करता है, लोडिंग करता है, अनलोडिंग करता है, ठीक है, उसकी सैलरी भी 3 लाख से क्रॉस होती है, ठीक है। तो एक जना पीठ पे थैले रखकर ओके अनलोडिंग डाउनलोडिंग अनलोडिंग करता है, लोडिंग अनलोडिंग करता है, ओके उसकी हार्डशिप मीन्स बहुत ताकत लगा के अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा मेहनत करके 3 लाख 3.5 लाख कमाता है। कोई एक नया IT इंजीनियर खाली कंप्यूटर पे AC पे बैठ के कमाता है। तो दोनों के मेहनत में बहुत फ़र्क है, बट टैक्स कैसा है, एक ही तरीके का टैक्स है। सो ये एक ड्रॉबैक है, हमारा डीमेरिट है। हार्डशिप मीन्स यहाँ पे कौन कितना एफर्ट, कौन कितनी मेहनत करता है वो नहीं काउंट करती है डायरेक्ट टैक्सेस। बस वैल्यू आपकी इनकम के ऊपर लग जाता है कि आप किस तरीके का क्वालिटी काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। आप एक केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी सैलरी 4 लाख होगी, बट आप केमिकल से खेल रहे हैं, आगे जाके आपको बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं, तो आपकी डेंजरस जॉब है। किसी और की डॉक्टर है, आराम से AC में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन किस तरीके का जॉब कर रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं देखी जाती है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, हार्डशिप्स नहीं देखे जाते हैं, बस वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स लग जाता है। सो हार्डशिप्स नॉट काउंटेड। लास्ट वन है, लास्ट डीमेरिट, एक्सटर्नैलिटीज और स्पिल ओवर बेनिफिट नॉट काउंटेड। एक्सटर्नैलिटीज और स्पिल ओवर बेनिफिट्स नॉट काउंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ओके, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट। इसे आपको एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप एक बेसिकली आप ऐसी इस तरीके से बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ले लेंगे हम, 2 व्हीलर कंपनी है, ओके, हीरो होंडा कंपनी है। ये कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो जो भी कंपनी बाइक्स बनाती हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्या टैक्स लगेगा, एक्साइज टैक्स लगेगा, ठीक है। क्या टैक्स लगेगा, GST लगेगा। अभी GST लगेगा, पहले एक्साइज लगता था। तो आप समझिए कि GST, चलो भाई प्रेजेंट में ही बात करते हैं, जो चीज़ है ही नहीं तो उसके बारे में क्यों बात करें। सो एक हीरो होंडा है जो कि 1 करोड़ का प्रॉफिट किए हैं, तो उनके ऊपर एक GST लगेगा। और एक कंपनी है जो सिगरेट बनाती है, ITC, गोल्ड फ्लैग, ब्रिस्टॉल, ये बनाती हैं, उनका भी 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब गवर्नमेंट ना ये दोनों को फिर से वैल्यू पे ही टैक्स करती है। बट आप यहाँ पे देखिए कि एक कंपनी 2 व्हीलर बना के लोगों में सस्ते गाड़ियाँ बेच रही है, 1,80,000 की गाड़ी बेच रही है, और लोगों जो भी गरीब लोग हैं उनको उससे फ़ायदा होगा, उनको उनसे चलना कम पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी आसान होगी, ठीक है, उनकी ज़िंदगी क्या होगी, आसान होगी।
सो गाड़ी चलाना। और एक कंपनी क्या कर रही है, सिगरेट बना रही है, उनकी हेल्थ ख़राब कर रही है। तो एक कंपनी सोसाइटी पे अच्छा चेंज ला रही है और एक कंपनी सोसाइटी पे बुरा चेंज ला रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कौन कितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, कौन कितना एनवायरनमेंट को बचा रहा है, इस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स नहीं करती है। दो भी कंपनी को गवर्नमेंट बस वैल्यू पे टैक्स करती है, ये भी बड़ा डीमेरिट है। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। लेट अस गो एड विद द इनडायरेक्ट टैक्सेस। स्पिल ओवर इफेक्ट तो मैं बताया, टाटा है, ये सिगरेट है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस देख लेते हैं। ठीक है, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इजी टू कलेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, कैमरे के ऊपर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स का मतलब है जैसे कि यूपीएससी तूफान आपको मेंटरशिप दे रहा है, तो मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ। एक जिम वाला आपको एक्सरसाइज की बेनिफिट दे रहा है, तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। एक मूवी आप देखने जा रहे हैं, तो वो धर्मा प्रोडक्शंस रहो या सलमान खान प्रोडक्शंस रहो, वो सर्विस प्रोवाइडर्स है। ठीक है, जो भी आपको गुड या एक कैमरा बनाता है, टिकटॉक की लाइट बनाता है, एसी बनाता है, टू व्हीलर बनाता है, या कोई सर्विस दे रहा है, उनके ऊपर टैक्स लगता है, उनके ऊपर टैक्स लगता है। वो टैक्स हमारे पास से कलेक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसे बोलते हैं इम्पोजिशन ऑन वन इंडिविजुअल, बट उसका जो बर्डन है कोई और बेयर कर रहा है। बेसिकली एंड कंज्यूमर हम हैं, एंड वाले हम लास्ट में लेते हैं, खरीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो एंड कंज्यूमर हम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट जितने भी कैमरास बिके हैं, जितने भी लोग जिम की मेंबरशिप लिए हैं, वो कंपनी से गवर्नमेंट डायरेक्टली ले लेगी। यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट को पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली जो कंपनीज होते हैं, कंपनी से गवर्नमेंट डायरेक्ट ले लेती हैं, उसे ये बोलते हैं इजी टू कलेक्ट। ओके, नो बर्डन ऑन व्हाट, कंज्यूमर, हमारे पास बर्डन नहीं होगा इसका। वाइडर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्सेस में नैरो बेस था, मीन्स थोड़े ही लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते थे, 5 से 7%, बट इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है हमारी कंट्री में। अगर आप एक कोलगेट लेते हैं, वो रूरल एरिया में रहो या ट्राइबल एरिया में रहो या माओइस्ट एरिया में रहो, कौन से भी एरिया में रहो, कोलगेट का दाम ब्रैकेट में होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब क्या है, बनाने का कॉस्ट तो है ही, गवर्नमेंट को देने के जो भी टैक्सेस है उसको भी इंक्लूड करके बेचते हैं। सो यहाँ पे जो भी चीज़ हम खरीदेंगे, जो भी मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोवाइडर जो कर रहे हैं, वो जिससे भी जो भी चीज़ खरीदेंगे, वो ऑलरेडी टैक्स होके ही आती है। इसलिए हर इंडिविजुअल यहाँ पे कवर हो जाता है। इसका मतलब है पूरे के पूरे इंडिविजुअल, वाइडर बेस है इसका वाइडर बेस है। इसलिए ही बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट एक हद तक ही बढ़ा सकती है, एक लिमिट तक ही बढ़ा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती है। अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देती है ना, वो एंड कंज्यूमर को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स पे लगते हैं। अल्टीमेटली वो खरीदते कौन है, हम ही खरीदते हैं। अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देगी तो वो टैक्स हमें बनो बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इनकम होता है उसके ऊपर बड़ा इंसा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाना अगर गवर्नमेंट चाहती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं बढ़ा सकती है, एक हद तक ही बढ़ाएगी। डायरेक्ट टैक्सेस ही गवर्नमेंट बढ़ाती है बेसिकली, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से हम नॉर्मल लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, बिकॉज हम ही खरीदते हैं। यहाँ पे लेस इवेजन हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा इवेजन होता था। वो किस तरीके से होता था वो जीएसटी में पढ़ेंगे, बट याद ये रखिए कि कंपनीज और सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत ज़्यादा टैक्स उड़ा लेते थे, गवर्नमेंट को बिना बोले फ्रॉड करके, चीटिंग करके पैसे उड़ा देते थे। बट अभी जीएसटी और वैट सिस्टम आने के बाद में ये इवेजन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इनवॉइस एक क्रेडिट इसमें एक प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में हम जीएसटी में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कोएफिशिएंट होते हैं। गवर्नमेंट भी बोल देगी कि सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर 28% है टैक्स, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी 28% है। तो द मोमेंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट को, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी मंथली जीएसटी फाइल करते हैं कंपनीज, सो हम भी मंथली ही बनते हैं इनकम टैक्स, प्रॉफिट्स पे कॉर्पोरेशन टैक्स। उसी तरीके से जो सर्विस और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस मंथली ही बनते हैं। सो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स मंथली ही आते हैं। तो अगर आज ये गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे, नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट को रेवेन्यूज भी उतने ज़्यादा आ जाएंगे उस हिसाब से। तो ये भी कोएफिशिएंट होती है। ओके,
अच्छी बात क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेट ऑफ कंजम्पशन अपने को पता चलती है। रेट ऑफ कंजम्पशन किसका चाहिए? सिन गुड्स का। अगर आईटीसी जैसे कि इंडियन ट्रेडिंग कंपनी जो कि गोल्ड फ्लैग बनाती हैं, अगर वो लास्ट ईयर ना, मतलब क्या है 2023 में अगर वो 5 करोड़ टैक्स बनती हैं और 2024 में 6 करोड़ टैक्स बनती है, इसका मतलब क्या हुआ? ओके, टैक्स ज़्यादा बनने से इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सेल ज़्यादा हुई है, राइट और रॉन्ग? सेल ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? लोगों में डिमांड बढ़ी है। लोग कब ज़्यादा डिमांड करेंगे? क्योंकि वो ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, ज़्यादा पीना चाहते हैं सिगरेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से पता चलेगा, अगर कोई कंपनी जो सिन गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, जो अल्कोहल मैन्युफैक्चर करती है, जो सिगरेट्स मैन्युफैक्चर करती है, अगर वो ज़्यादा टैक्स बन रही है गवर्नमेंट को, इसका मतलब ये चलेगा कि प्राइस राइज का तो छोड़ दीजिए, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट इंक्रीज होगा ना सर, ये सब की बात नहीं, वो बाद में पढ़ सकते हैं। कंसिडरिंग दैट वो सब कांस्टेंट है, बस हम ये देख रहे हैं कि एक साल में कुछ बदला नहीं है, वो सिगरेट 10 रुपये की 10 रुपये ही है, बट टैक्स गवर्नमेंट को बहुत गया है। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो ये साल गवर्नमेंट को टैक्स बहुत गया है। इसका मतलब क्या हुआ? लोग एक सिगरेट पीने के बजाय 2 सिगरेट पीना शुरू करे हैं। सो गवर्नमेंट ये देखती है कि सिगरेट पीने से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जो बनती हैं सोसाइटी में, सो गवर्नमेंट देखती है अरे यार ये तो इतना पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, फिर सिगरेट पी रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, सोसाइटी को थोड़ी हार्मोनी बनी रहे, सोसाइटी थोड़ी वेल एस्टेब्लिश और ऑर्गेनाइज हो। गवर्नमेंट क्या करती है? ये कंजम्पशन कम करने की कोशिश करती है। कंजम्पशन कम करने का एक ही मतलब है कि इसके ऊपर टैक्स रेट बना दो। सो गवर्नमेंट क्या करेगी? सिन गुड्स के ऊपर टैक्स रेट बढ़ा देगी। उससे क्या होगा? तो ऑब्वियसली आप जब समझिए, अगर एक बच्चा, अगर एक लड़का जो कि कमाता है, जो कि 24-25 ईयर्स में होता है, जस्ट इमेजिन ए पॉइंट, 24-25 ईयर्स में एक लड़का होता है या लड़की होती है, इनको समझिए कि दे डेली 4 सिगरेट फूकने की आदत है। तो एक सिगरेट आती है 10 रुपये की, तो 4 हो गए 40 रुपये, डेली 4 करते हैं, तो 30 दिन के हो गए 3 4 12, ठीक है। तो इनके 1200 रुपये महीने को जा रहे हैं। सो 1200 छोटी बात नहीं है। और अगर कोई इससे ज़्यादा पीता है तो उसके 3 4 5 हज़ार रुपये भी चले जाएंगे महीने को। तो अगर गवर्नमेंट इसको बढ़ा देती है, ये 1200 को 3000 रुपये पे करना पड़ेगा सेम क्वांटिटी ऑफ सिगरेट्स पे, और जो 4-5 हज़ार का पी रहा है अभी उसे 10,000 रुपये देना पड़ेगा वही अमाउंट के क्वांटिटी ऑफ सिगरेट्स पीने के लिए। तो उनको रियलाइजेशन एक ना एक दिन होगा ना कि अरे यार इतने पैसे मैं सिगरेट में डाल रहा हूँ, अरे यार बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, तो उससे वो भी ऑटोमेटिकली कम करेंगे, बिकॉज मनी सेव करना इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इवन गोल्ड भी सिन गुड्स में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर सिन गुड्स। अगर क्वेश्चन आपको ये आता है तो टोबैको इज ए सिन गुड, नार्कोटिक्स इज ए सिन गुड, हीरोइन इज ए सिन गुड, ओके, ओपीएम इज ए सिन गुड, ओके, अल्कोहल इज ए सिन गुड, और गोल्ड भी सिन गुड में आता है, ठीक है। चलिए, आई गेस ऑल द मेरिट्स आर कंप्लीटेड। अभी हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। रिग्रेसिव इन नेचर कहते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर। अब रिग्रेसिव नेचर क्यों कहते हैं? ओके, इसका भी एक थ्योरी है हमारे पास। अब एक इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है और एक इंसान सालाना 10 लाख कमा रहा है। दोनों कोलगेट खरीदते हैं, दोनों कोलगेट खरीदेंगे, ठीक है। सो कोलगेट के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स ये भी बेयर करता है और ये भी बेयर करता है, बिकॉज कोलगेट तो कोई भी खरीदो, या इंडिया के कौन से भी कोने में या दुनिया के कौन से भी कोने में खरीदो, कोलगेट का टैक्स कौन बनना पड़ता? ओके, जो यूज़ कर रहा है वो बनना पड़ता है। सो 1 लाख जो कमा रहा है वो भी कोलगेट खरीदता है, 10 लाख जो कमा रहा है वो भी कोलगेट खरीदता है, ठीक है। अब समझिए ये 1 लाख में 10,000 रुपये कोलगेट खरीदने देता है, ये भी सालाना जो भी कोलगेट खरीदते हैं वो 10,000। जस्ट इमेजिन ए पॉइंट हियर, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं 10,000 रुपये ले रहा हूँ। 1 लाख खरीदने जो कमाता है उसकी साल भर कोलगेट जो खरीदता है वो 10,000 का जितना भी खरीदता है उसका टैक्स कितना बनता है? 10,000 बनता है। जो 10 लाख कमाता है ऑब्वियसली वो भी तो 2 टाइम ही ब्रश करेगा, तो सबकी क्वांटिटी ब्रश के ऊपर उतनी ही रहेगी। सो आपकी या मेरी जितनी भी यूज़ होती है कोलगेट का, जो हम यूज़ करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट करीबी होता है। 5-5 बार तो कोई मुँह धोते नहीं है, ब्रश तो करते नहीं है, ठीक है। सो जो 1 लाख कमा रहा है वो 10,000 रुपये टैक्स बन रहा है कोलगेट के ऊपर साल में। जो 10 लाख कमा रहा है वो भी 10,000 के ऊपर ही बनता है, क्योंकि क्वांटिटी कंजम्पशन दोनों का सेम ही होता है, आपका मेरा भी सेम ही होता है। सो 10 लाख में 1 लाख में से 10,000 गए तो ये 10% अपनी, ओके,
वैल्यू में कितने दे रहा है, ये 10,000 रुपये दे रहा है, वैल्यू में कितने दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है। ये वैल्यू में कितने दे रहा है, ये भी 10,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखिए 1 लाख का 10,000 रुपये 10% होगा, ठीक है। बट 10 लाख का 10,000 रुपये एक 1% हो सकता है, मीन्स लेस देन 10% तो होगा, लेस देन 2% तो होगा। मतलब क्या, जो कम कमाता है उसके सैलरी के प्रोपोर्शन में वो टैक्स ज़्यादा बन रहा है, जो ज़्यादा कमाता है उसके सैलरी के प्रोपोर्शन में वो कम टैक्स बन रहा है सेम प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब क्या है, जो ज़्यादा कमा रहा है उसे कम टैक्स गिर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हिज सैलरी, जो कम कमा रहा है उसे ज़्यादा टैक्स गिर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हिज सैलरी। इसलिए ये रिग्रेसिव इन नेचर कहा जाता है, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं बिकॉज सबको सेम टैक्स किया जाता है। कोलगेट आप अमीर खरीदो या अमिताभ बच्चन खरीदो या हमारे अल्लू अर्जुन खरीदो या प्रभास खरीदो या दीपिका पादुकोण खरीदो या तमन्ना भाटिया खरीदो, कोलगेट के ऊपर टैक्स एक ही गिरता है, ठीक है। गरीब के भी ऊपर सेम टैक्स लगेगा, अमीर के ऊपर भी सेम टैक्स लगेगा। मगर गरीब की इनकम उतनी नहीं है ना, तो उसकी इनकम में से जो टैक्स पे कर रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखो कुरकुरे पे लगते हैं, मिल्क पे लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे लगते हैं। तो गरीब के ऊपर कम इनकम में ज़्यादा मार पड़ती है, मीन्स कम इनकम में वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, उनकी उतनी ज़्यादा इनकम होती है बट वो प्रोपोर्शन परसेंटेज में कम पे करते हैं। इसको ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो ज़्यादा कंज्यूमर को बर्डन करेगा। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे भी आपको पढ़ाया था। कांट इंक्रीज मोर देन ए लिमिट, हम ज़्यादा लिमिट एक हद तक ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गरीबी हमारे कंट्री में 29% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पुअर विच कम्स टू अराउंड 36 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पुअर। सो 36 करोड़ पॉपुलेशन पुअर रहने के बाद में अगर इंडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाती है तो आप समझ जाएंगे कि 36 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। ओके, सो ये हो गए हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। कल हम हमारा लेक्चर ख़त्म कर देंगे बजट का, 14वां या 15वां होगा। Do avail the mentorship program and the current affairs weekly test series program. It will definitely help you. Tomorrow will be the last static lecture. Day after tomorrow के बाद तो अपने को बजट को पूरा tear apart करना है, ठीक है। चलिए, I'll see you tomorrow. Bye bye.